हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं Z5 में आई नई वेब सीरीज 11/11 के बारे में। ये सीरीज का कॉन्सेप्ट टाइम ट्रैवलिंग और मिस्टीरियस मर्डर पर है और ये सीरीज कोरियन सिग्नल टीवी सीरीज की कॉपी है। तो आप लोगों को ये सीरीज जरूर देखनी चाहिए, बहुत मजा आएगा। तो ज्यादा देरी नहीं करते, चलिए एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। तो सीरीज की शुरुआत में हमें एक मेला दिखाया जाता है जहाँ पर अलग अलग तरीके के झूले थे और वहाँ पे खिलौनों की दुकान थी। वहाँ पे कुछ लोग ग्रुप बना के नाच गाना कर रहे होते हैं। वहीं पर हम एक आदमी को देखते हैं जो कि शराब पी रहा होता है। तभी उसके पास उसका छोटा बेटा आता है उससे कुछ पैसे मांगने के लिए, क्योंकि उसको गेम खेलना था और उसके पापा उसको 10 रुपए दे देते हैं। फिर हम ये देखते हैं वो बच्चा गेम की दुकान पर जाता है जहाँ पर उसको एक गोल चक्की को एक प्राइस के ऊपर सामने फेंकना था, तो उसे वो मिल जाता। वो बहुत टाइम से एक गोरिल्ला मास्क के ऊपर ट्राई करता है पर उससे वो नहीं मिलता। तभी पीछे से एक छोटी बच्ची आती है जो कि उसी की उम्र की थी। वो उस चक्की को गोरिल्ला मास्क के ऊपर फेंक देती है और वो प्राइस जीत जाती है। फिर वो छोटी बच्ची वो मास्क उस लड़के को देती है पर वो लड़का नहीं लेता है, खिलौना फेंक के चला जाता है। उधर से जाने के बाद वो लड़का अपने गुस्से को शांत करने के लिए कॉटन कैंडी खरीदता है। तभी वो बच्ची फिर से उसके सामने आती है और उससे कॉटन कैंडी लेती है, मजाक में लेती है और उस लड़के को फिर से गुस्सा आ जाता है और उस लड़की को वो धक्का दे देता है। वो लड़की नीचे गिर जाती है। अभी हम नोटिस करते हैं कि एक आदमी उस लड़की के पास आता है और उसे एक नया कॉटन कैंडी खरीद के देता है। उस लड़की को साथ लेके वहां से चला जाता है। वो आदमी उस लड़की को लेके वहां से जा रहा होता है। वो अपने हाथों में खुजली करता रहता है बार 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 बार। तभी वहां से दूर से कोने से छुपकर वो छोटा लड़का उस आदमी को देखता है, उसकी हरकतों को। और ये पूरा हादसा होता है रात के 7 बजे 25 अक्टूबर 2001 में। फिर उधर से सीन शिफ्ट होता है और फिर हम देखते हैं कि एक मछुआरा नाव चला रहा होता है। नदी में थोड़ी दूर जाने के बाद उसकी नाव अटक जाती है। फिर वो हाथ डाल के नीचे से कुछ साफ कर रहा होता है। तभी उसके सामने गोरिल्ला मास्क आ जाता है। तो जैसे ही वो उस मास्क को उठाने लगता है तो देखता है कि उसके साथ में एक लड़की की लाश भी है। फिर वो क्या करता है कि उस लड़की की लाश को उठाता है, उठा के किनारे लेकर आ जाता है और तभी उस लड़की के ऊपर से मास्क हटाता है। तो हमें ये पता लगता है कि ये वही लड़की है जो उस दिन रात को मेले में एक आदमी उसको लेके चला जाता है। फिर हमको दिखाया जाता है 2016 24 अक्टूबर रात के 9 बजे, मतलब उस हादसे से 15 साल बाद, जहां पर एक न्यूज एंकर कवर कर रही होती है। देश में नया कानून आ चुका है, 15 साल से जो भी अनसॉल्व केस हैं उनको अभी परमानेंटली बंद करा जाएगा। बहुत सारे राज्यों से लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं और अभी हम देहरादून में हैं और ये प्रोटेस्ट धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। और इस प्रोटेस्ट में एक मेन फेस बन के आ रही है संजना तिवारी, जिसकी बेटी आज से 15 साल पहले मर चुकी है। वही छोटी लड़की जो 15 साल पहले मर चुकी है एक गुमनाम मौत के केस में, जो कि पुलिस ने अभी तक इस केस को सॉल्व नहीं किया है और ये 15 साल से आज भी अनसॉल्व केस है। इस न्यूज को देखते हुए हम समीर भाटिया को देखते हैं जो कि अभी जनरल ऑफ पुलिस है। 15 साल पहले इसी की देख रेख में ये केस चल रहा था। असल में ये इस केस का इंचार्ज था। फिर हम सडनली उस प्रोटेस्ट में युग आर्य को देखते हैं जो कि राघव जयाल होते हैं, जो कि वो पुलिस इंस्पेक्टर है और वो भी इस प्रोटेस्ट में शामिल है। उसको लगता है कि पुलिस भी नाकाम है, कि ये 15 साल से ये केस सॉल्व ना कर सकी। फिर से 3 नवंबर 2001 का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम रात को देखते हैं उस बच्चे की टीवी में दिखा रहा होता है आदित्य तिवारी अगवा हो गई है और वो हमारे देश के जाने माने लेखक की बेटी है। पुलिस ये बता रही है कि फिरौती का पैसा मांगने वाला एक मेडिकल फाइनल ईयर का स्टूडेंट है, जो वो एक लड़का है। अभी तक 10 लाख रुपए वो मांग चुका है। तभी वो लड़का टीवी में देखते हुए पापा को बोलता है कि पापा, वो लड़का नहीं, एक लड़की थी जिसके साथ वो बच्ची गई थी। पर उसके पापा तब दारू पी रहे होते हैं, तब वो इस बात को अनसुना कर देते हैं। दूसरी जगह हम देहरादून के क्लॉक टावर के नीचे देखते हैं कि वो लड़की की माँ बोल रही होती है कि जब तक मेरी बेटी का केस सॉल्व नहीं होगा आमरण करूंगी और ऑफिस के सामने ही धरने पे बैठ जाऊंगी। फिर हम पुलिस स्टेशन में वमिका रावत को आते हुए देखते हैं, जो कि एक डीएसपी होती है। वो आते ही अनशन को देखती है, फिर अंदर जाके अपने ऑफिसर को बोलने लगती है जल्दी से ये सबको क्लियर कराओ, ये पूरे देश में क्या चल रहा है। तब वो ऑफिसर बोल देता है कि मैम हम लाठी चार्ज कर देते हैं। तभी वमिका उसके ऊपर गुस्सा करती है और बोलती है कि ये पीड़िता है, विक्टिम की फैमिली है, इनके ऊपर हम लाठी चार्ज नहीं कर सकते हैं, कभी तो अपने दिमाग का सही इस्तेमाल कर लिया करो। फिर वो ऑफिसर से बोलती है कि 15 साल पहले जो भी केस अनसॉल्व थे उन सारे केस की फाइल को मेरे सामने ले आओ, उनको शट डाउन लिस्ट में डालना है। तब वो ऑफिसर बोलता है हारे एक नया ज्वाइनिंग है, उसको हमने लगा दिया है उस काम के लिए। दूसरी जगह हम आर्य को देखते हैं जो कि पुलिस रिकॉर्ड रूम में 15 साल पुरानी जो भी अनसॉल्व केस है उसको एक जगह इकट्ठा कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि वामिका के फोन पे उसके मदर का कॉल आ रहा होता है और वो कॉल बहुत टाइम तक बजता है। फिर आखिर में वामिका फोन उठा लेती है। तभी उसकी माँ कॉल पे बोलती है कि तुम आज फिर ऑफिस चलेगी, आज तुमको देखने के लिए लड़के लोग आएंगे। तब वामिका बोलती है आपको तो सब कुछ पता है। तभी उसकी मदर बोलती है वो नहीं आएगा, 15 साल हो चुके हैं। इतनी बात बोल के वामिका फिर फोन काट देती है। फिर हम देखते हैं कि आर्य ऑफिस के अंदर आता है, रद्दी की तरह सारे पुराने फाइल को वामिका के डेस्क पर रख देता है। तब वामिका उस पर चीख पड़ती है और बोलती है ये कोई कबार खाना है। तब आर्या भी बोल देता है कि मैम ये कोई रद्दी नहीं है, ये पुलिस की नाकामयाबी है। तब वामिका उसे पूछती है तुमको कभी ना कहीं देखा है, तुम क्या नई ज्वाइनिंग हो। तभी दूसरा ऑफिसर बोल देता है ये तो इंटरव्यू देता है मैम, ये तो पीड़िता के साथ खड़ा रहता है, इनके तो बहुत चर्चे हैं, पुलिस की जॉब इनके लिए नहीं है। ये पुलिस की नाकामियों को और ज्यादा ग्लोरीफाई करता है। ये बात सुनने के बाद आर्य को बहुत गुस्सा आता है और वो सारा गुस्सा उस ऑफिसर के ऊपर निकाल देता है। वो एक एक करके
करके बोलने लगता है, तुम तो घूसखोर हो, जो तुमने वॉच पहन रखी है ना वो तुम्हारे 2 महीने की सैलरी है, और तुम्हारे पॉकेट में जो स्लिप पड़ी हुई है वो स्पा की है। इतना पैसा तुम्हारे पास आता कहाँ से है? और तुम्हारी घूसखोरी की किस्से ना इस ऑफिस में सभी को पता है। तभी वामिका आर्य के ऊपर चीख पड़ती है और बोलती है, तुमको किसने हिम्मत दिया कि मेरे सामने ऐसी बात करने की, और तुम पुलिस कराने के लायक ही नहीं हो, तुम प्रोटेस्ट करने वालों के साथ खड़े हो, ये अनसॉल्व केस तुम्हारी भी नाकामी है। और तुम बोल रहे थे ना कि तुम न्यू ज्वाइनिंग हो और तुम लोगों को अच्छे से परख लेते हो, विक्टिम पीड़ित के साथ तुम खड़े रहते हो, तो उनमें से कोई भी एक केस तुम सॉल्व करके दिखाओ, क्योंकि तुमको लगता है इतने समय में हम छक मार रहे थे। फिर आर्या उधर से चला जाता है और फिर से हमको 2001 का सीन दिखाया जाता है और हम सेम पुलिस स्टेशन को देखते हैं और हम वहीं पर वही बच्चे को देखते हैं जो कि पुलिस स्टेशन आया होता है। बोलने के लिए कोई लड़का नहीं था, वह एक लड़की थी जिसने उस बच्ची को किडनैप किया था, पर कोई भी पुलिस ऑफिसर उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं था और सब उसको वहां से भगा रहे थे। वह ये पर्ची में ये सब कुछ लिख कर लाया था और वह लड़का भागते हुए इंस्पेक्टर शौर्य से टकराता है और वो पर्ची उसके हाथ से गिर जाती है और वो वहां से भागकर चला जाता है और वो पर्ची उठा लेते हैं इंस्पेक्टर शौर्य। फिर एक कांस्टेबल उन्हें बोलता है कि एसीपी सर आपको बुला रहे हैं, और एसीपी साहब और कोई नहीं समीर वाडिया हैं, जो कि तब 2001 में इस केस को वही इंचार्ज कर रहे थे। और वो सारे पुलिस ऑफिसर को बोल रहे थे 2-3 दिन हो चुके हैं, अभी तक कोई भी खबर नहीं मिली है हमें, और न्यूज में हमारा धज्जा उड़ रहा है, और जो उसका फादर है वो जाना माना एक लेखक है। चीफ मिनिस्टर से मेरे पास 3 बार कॉल आ चुका है, वो बार बार प्रेशर डाल के मेरी फाड़ रहे हैं और इधर से तुम लोग भी वही काम कर रहे हो। फिर शौर्य अच्छे से पूरे केस को ब्रीफ करता है और वो फिर बोलता है कि 25 अक्टूबर की रात को 7 से 8 बजे के दौरान ये लड़की दशहरा के मेले से किडनैप हो जाती है। फिर उस दिन रात को 11 बजे इसके पेरेंट्स के पास कॉल आता है कि फिरौती का 5 लाख मांगे जाते हैं। वो लोग 5 लाख भी दे देते हैं, फिर उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। फिर ये लोग पुलिस वाले के पास जाते हैं और कंप्लेन दर्ज कर देते हैं। फिर जब पुलिस वाले कॉल कंपनी को इस नंबर के बारे में पता करने के लिए बोलते हैं ये नंबर किसका है, तो हमको पता चलता है कि देहरादून में मेडिकल कॉलेज में एक फाइनल ईयर का स्टूडेंट है, उसका नाम राघव नोटियाल है और ये उसका नंबर है, और उसका नंबर बंद आ रहा होता है और उसके पास हम पहुंच नहीं पा रहे और वो गायब हो चुका है और हम कोशिश कर रहे हैं उससे ढूंढने की। और इसी बात पे भाटिया भड़क जाता है और वो बोलता है कब तक कोशिश करोगे उससे ढूंढने की, मेरी नौकरी जाने के बाद। और उसके बाद वो शौर्य पे चीख पड़ता है। फिर हम देखते हैं कि तभी एक कांस्टेबल अंदर आता है और बोलता है कि आदित्य तिवारी की बॉडी मिली है नदी किनारे, और सारे लोग तब शॉक हो जाते हैं, शौर्य भी। वो लोग मॉर्चरी पहुंचते हैं और फिर शौर्य देखता है उस लड़की की मम्मी पापा रो रहे होते हैं और वो लोग शौर्य के ऊपर ब्लेम कर रहे होते हैं कि आप लोग क्या कर रहे थे, मेरी बेटी मर गई है, राघव नोटियाल अभी तक पकड़ा नहीं गया है। शौर्य के पास कोई भी जवाब नहीं था। उसके मम्मी पापा के आंखों में आंसू देख के वो भी इमोशनल हो जाता है। फिर उधर से सीधे शौर्य अपने ऑफिस आता है और फाइल को पटक देता है। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। तब वो नोटिस करता है कि उसके कंप्यूटर में एक स्टिकी नोट चिपका हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि 3 नवंबर पंचौली टेक्सटाइल मिल, और उसके साइड में ही एक वॉकी टॉकी पड़ा हुआ था। फिर हम शौर्य को देखते हैं कि जोगी आदित्य की केस फाइल को लेकर हाथ में वहां से गाड़ी की ओर जाने वाला था। तभी ऑफिस में वामिका आती है। वो बोलती है कि आज से मैं पोस्ट संभालने वाली हूँ। फिर शौर्य तब उसकी तरफ देखता है और कुछ भी नहीं बोलता है, उसके कंधे पे हाथ रखता है और बोलता है आज उतना खुशी का दिन भी नहीं है मेरे लिए, पर तुम्हारे लिए बहुत खुशी का दिन है, मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ। ये बोलकर वहां से वो बाहर चला जाता है। हमको पता लगता है कि इन दोनों में कुछ न कुछ केमिस्ट्री है। फिर हम फोरेंसिक एक्सपर्ट को देखते हैं जो कि भाटिया को बता रही होती है कि डूबने से मौत नहीं हुई है, मौत हुआ है गला दबाने से, और लड़की के शरीर में डिटर्जेंट में यूज होने वाला एक केमिकल भी मिला है। फिर फोरेंसिक एक्सपर्ट के जाने के बाद भाटिया शौर्य और दूसरे ऑफिसर के ऊपर फिर चीखता है और बोलता है कि ये केस मुझे सॉल्व चाहिए, राघव नोटियाल को कहीं से भी पकड़ के लाओ। तब शौर्य बोलता है कि राघव नोटियाल ने सर की मर्डर नहीं किया है, क्योंकि वो एक स्टेट टॉपर है, इतनी बड़ी गलती वो नहीं करेगा कि खुद के फोन से ही वो कॉल करके फिरौती के 5 लाख रुपए मांगेगा। जब इस लड़की की मौत हुई थी उसके बैंक में ऑलरेडी 10 लाख रुपए थे, तो वो 5 लाख रुपए क्यों मांगेगा, इतना छोटा रकम, जरूर कोई ना कोई उसको फंसा रहा है। और हमने इसका लास्ट कॉल भी ट्राई किया, जब उसका फोन ऑफ हुआ था लास्ट में उसने एक आदमी को कॉल किया था जो कि हमारे हिट लिस्ट में भी है, मोंटी टॉमर, जो कि एक ड्रग डीलर है। हमको इस ड्रग वाले एंगल को भी इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। तब भाटिया उसके ऊपर फिर से चीख पड़ता है, ये कोई किडनैपिंग का केस नहीं रहा, अब ये हो चुका है मर्डर का केस, जल्दी से जल्दी केस को सॉल्व करना पड़ेगा। सारे लोग जिस तरफ काम कर रहे हैं तुम भी उस तरफ काम करो, और ये ड्रग व्रग को छोड़ो, राघव नोटियाल को ढूंढो, और ये ड्रग वाला एंगल बीच में मत लाओ। और भाटिया शौर्य को बहुत इंसल्ट करता है। अब शौर्य बाहर जाने लगता है तो दूसरा ऑफिसर आता है और वो बोलता है कि तुम हमारे साथ काम करो तो ही ये केस सॉल्व कर पाएंगे, और सर की बात कभी कभी सुन लिया करो। तब शौर्य उसके ऊपर गुस्सा करता है और ये बोलता है कि तुम उसकी चाटते होगे, मैं नहीं, मैं इस केस को अकेले ही सॉल्व कर लूंगा। ये बोलने के बाद वो ऑफिस से निकल जाता है और के अंदर जाके बैठ जाता है। तभी वो अपनी जेब से कुछ निकाल रहा होता है, साथ में उसी बच्चे का पर्ची निकलता है जो भागते हुए उससे टकरा गया था, जहाँ पर लिखा हुआ था कि उसको किसी लड़के ने नहीं, एक लड़की ने किडनैप किया है। फिर हम शौर्य को देखते हैं, वो अपना फेस बदल के ड्रग डीलर के पास जाता है और वो ड्रग मांगता है और वो इधर उधर की बातें करके नोटियाल के बारे में पूछने लगता है। तभी इन लोगों को शक हो जाता है और वो गन निकाल लेते हैं। उन सारे लोगों में फाइट होती है और शौर्य एक एक करके सबको बहुत
पीटता है और आखिर में वो तोमर को पकड़ता है और उसके हाथ को मोड़ के उससे पूछता है कि तू नोटियाल को कैसे जानता है। वो धीरे धीरे सब कुछ बताता है कि नोटियाल मेरे से सिर्फ एक ही बार मिला है, उसकी गर्लफ्रेंड से ये सब कुछ कराता था, मतलब ड्रग वो कॉलेज में बेचा करते थे। और शौर्य फिर उससे पूछता है कि लास्ट टाइम तुम कब मिले थे, जब उसने तुमको पैसे देके ड्रग लिया था। तोमर फिर वही टेक्सटाइल मिल के बारे में बताता है जिसकी स्टिकी नोट हमने शौर्य के टेबल में देखा था। फिर से सीन शिफ्ट होता है और सीधा हम 2016 में पहुंचते हैं। आर्य आदित्य के केस के फाइल को इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है क्योंकि वामिका ने उसको बहुत ही इंसल्ट किया, उसने इस बात को ईगो पे ले लिया। और दूसरी जगह हम देखते हैं शौर्य की जो कि टेक्सटाइल मिल पहुंचता है और आर्य को भी धीरे धीरे सब कुछ पता लगने लगता है कि कैसे उसकी मौत हुई, डिटर्जेंट जैसा पाउडर उसकी बॉडी में मिला, सब कुछ। फिर हम देखते हैं कि पुलिस स्टेशन में लाइट चली गई है और बाहर तूफान चल रहा होता है। और दूसरी जगह हम 2001 वाले सीन में देखते हैं कि शौर्य टेक्सटाइल मिल पहुंच जाता है और वहां पहुंच के देखता है कि गेट पे ताला लगा हुआ है सरकार द्वारा, वो बंद कराया गया था टेक्सटाइल मिल। फिर शौर्य उस ताले को तोड़ के अंदर जाता है। फिर से सीन शिफ्ट होता है 2016 में। हमको दिखाया जा रहा होता है कि खिड़कियां जोर जोर से आपस में टकरा रही होती है और लाइट भी जलबुझ हो रही होती है। और दूसरी जगह हम वामिका को देखते हैं जो कि अपने पुराने दिनों की फोटो की एल्बम को देख रही होती है, जहाँ पर वो शौर्य और उसके फोटो को कट करके आपस में जोड़ के डायरी में रख रही होती है। फिर से सीन शिफ्ट होता है, शौर्य मिल के अंदर देखता है कि छोटे बच्चों का एक खिलौना पड़ा हुआ है और वो धीरे धीरे करके जब आगे बढ़ने लगता है तो वह शॉक हो जाता है कि इधर वो देखता है कि राघव नौटियाल की बॉडी पड़ी हुई है, उसके हाथ में एक सिरिंज भी लगा हुआ है। तभी हम देखते हैं कि घड़ी में 11:11 और 11 सेकंड होने वाले थे और जब ये हो जाता है तब मानो कि इल्यूजन क्रिएट होता है और दोनों टाइम जोन में एक मीडियम क्रिएट हो जाता है। और हम देखते हैं कि शौर्य को बॉडी मिलने के बाद तुरंत वो वॉकी टॉकी को ऑन करता है और बोलता रहता है, मैं शौर्य बोल रहा हूँ टेक्सटाइल मिल से और इधर हमको नौटियाल की बॉडी मिल चुका है। और वो सीधा बाहर टेलीपोर्ट होके आ रहा था 2016 के टाइम जोन पर और एक अनयूज एरिया था जहाँ पर वॉकी टॉकी रखा हुआ था, वहां से वो आवाज आ रही थी जो कि आर्या के बिल्कुल पास था। वो फिर गेट खोलता है और धूल मिट्टी लगा हुआ एक वॉकी टॉकी उठाता है जहाँ पर सिग्नल आ रहा था और शौर्य उस फोन वॉकी टॉकी पे बोलता है कि हमको नौटियाल की बॉडी मिल चुका है, आदित्य केस का जो मेन सस्पेक्ट है। और दूसरी तरफ वॉकी टॉकी में आर्या को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि आदित्य केस के बंद हुए 15 साल हो चुके हैं। तो वॉकी टॉकी में कौन है और केस का जो मेन सस्पेक्ट है राघव नौटियाल, उसके बारे में कौन बता रहा है और वो बार बार हेलो हेलो करता है और कौन हो आप ये पूछता है, आप कैसे जानते हो इसको। तब शौर्य बोलता है, ड्यूटी पे तू क्या नशा करके रखा है, तूने तो मुझे एड्रेस दिया था पंचोली टेक्सटाइल फैक्ट्री के बारे में। और आर्या को समझ नहीं पाता और शौर्य से कुछ पूछ पाता। तभी हम देखते हैं कि शौर्य के सर पे किसी ने पीछे से रॉड मारा और शौर्य नीचे गिर जाता है और तुरंत ही लाइन डिस्कनेक्ट हो जाता है और लाइट आ जाती है। तभी आर्या के बाद एक कांस्टेबल आता है और बोलता है कि सर आप क्या कर रहे हो और ये वॉकी टॉकी कब से खराब पड़ा हुआ है, मानो तो ये एंटिक पीस है। तब आर्या बोलता है कि थोड़ी देर पहले ही मैंने बात किया है, वो शौर्य करके एक ऑफिसर है। तब वो कांस्टेबल हंसता है और बोलता है कि सर ये हो ही नहीं सकता। और वो कांस्टेबल आर्या से वॉकी टॉकी ले लेता है और पीछे से ढक्कन खोल के दिखाता है कि इसमें बैटरी ही नहीं है तो ये कैसे चलेगा और आप किसी से कैसे बात कर सकते हो। आर्या को थोड़ा शौक लगता है और वो खुद अपनी बाइक को लेके चला जाता है उस मिल की तरफ। वो जब मिल के सामने आ जाता है वो पूरा खंडर हो चुका था और पूरे मिल के आसपास मानो झाड़ियां उग चुकी थी। फिर भी आर्या उसके अंदर टॉर्च लेके जाता है, एक एक कोना देखता रहता है। फिर कुछ चमगादड़ उसे डरा देते हैं और वो एक जगह झटके से गिर जाता है। तब वो टॉर्च उठा के अपने साइड में देखता है, स्केलेटन पड़ा हुआ है और उसकी पूरी तरीके से बॉडी सड़ चुकी है और वो ये देख के घबरा जाता है। वो 1 मिनट भी उसके अंदर नहीं रुकता, वो भागकर बाहर आ जाता है और उल्टी कर देता है। फिर हमको एक सीन दिखाया जाता है कि राघव नौटियाल कैसे मरा था। जब राघव नौटियाल टेक्सटाइल में पहुंचता है तो उसके ऊपर पीछे से कोई एक लड़की हमला कर देती है और उसको एक इंजेक्शन लगा देती है जिससे राघव नौटियाल बेहोश हो जाता है। फिर उसकी बॉडी को उधर ही साइड में रख देती है और हमको आगे दिखाया जाता है कि प्रेजेंट टाइम में 2016 में आर्या वामिका को कॉल कर देता है और वामिका अपने टीम को लेकर अगले ही दिन आ जाती है टेक्सटाइल मिल में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। वो शॉक हो जाती है कि किसी को भी नहीं पता एक बंद हुए मिल में राघव नौटियाल की बॉडी हमें मिलेगी। फिर वामिका आर्या से पूछती है कि तुझे कैसे पता चल गया और ऊपर से मीडिया प्रेस भी इधर आ गई है। आर्या बोलता है मुझे एक क्लू मिला था, उसके थ्रू ही मैं यहाँ पहुंचा। वामिका पूछती है कि वो क्लू क्या है। आर्या क्लू नहीं बताता और फिर वो वहां से चला जाता है। फिर हम आर्या को देखते हैं जो कि अपने रूम में खाना बना रहा होता है। तभी फिर से रात के 11:11 और 11 सेकंड होते हैं। इसी के साथ सीजन 1 का एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। बाकी एपिसोड का एक्सप्लेनेशन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा।